और क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अभी इससे हमने पिछले बिंदु में पढ़ा था कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है। मैं एक बार दोबारा आपको बता देना चाह रहा हूँ कि चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जहां तक चुंबक अपना प्रभाव रखता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसके लिए हमने अभी इससे पहले वीडियो में क्या देखा था कि एक क्षण चुंबक लिया था। इस क्षण चुंबक में हमने देखा था कि इसका ये उत्तरी ध्रुव और इसका दक्षिणी ध्रुव था। अब चुंबक के चारों ओर इतनी दूरी पर इससे जो लोहे के कण या लोहे का बुरादा है, लोहे से बनी वस्तुएं रखी थी, तो चुंबक के चारों ओर जहां तक उनको अपनी ओर खींचने की जो क्षमता थी, अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता थी, उस क्षेत्र को हमने चुंबकीय क्षेत्र कहा। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जहां तक चुंबक अपना प्रभाव रखता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब ये चुंबकीय क्षेत्र हमने पहले इसके पिछले वीडियो में पढ़ा था। अब ये क्षेत्र रेखाएं, ये क्षेत्र रेखाएं क्या है? देखिए क्षेत्र रेखाएं क्या है, आप चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इनको कह सकते हो, चुंबकीय बल रेखाएं इनको कह सकते हो, इनको हम फ्लक्स भी कहते हैं सम्मिलित रूप से। तो ये क्या है, देखिए क्षेत्र रेखाओं के बारे में देखिए, आप इनको क्षेत्र रेखाएं कह लिए, चुंबकीय फ्लक्स भी इनको आप लोग कह सकते हो, चुंबकीय फ्लक्स, और इनको चुंबकीय बल रेखाएं भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इनकी तीन नाम है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इनको कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स इनको कहते हैं, और चुंबकीय बल रेखाएं इनको भी हम लोग कहते हैं। तो तीन नाम इनके, क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय फ्लक्स और बल रेखाएं। ये क्या होती हैं, देखिए इनके बारे में आपको याद रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी पृष्ठ पर, अब पृष्ठ की अगर हम बात करें तो देखिए पृष्ठ के लिए हमने देखा था कि ये कोई क्षण चुंबक है, और इस क्षण चुंबक को मैंने, ये इसका उत्तरी ध्रुव है, ये इसका दक्षिणी ध्रुव है, मैंने इस क्षण चुंबक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में, आपको ये बात याद रखनी है कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी पृष्ठ पर, अब पृष्ठ शब्द ये जो है ना, इसको बोलने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसको आप सीधी तरह समझो। देखिए क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में किसी क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलने वाली रेखाओं को क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो अब ये बात तुम्हें समझनी है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, चुंबकीय फ्लक्स क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या है। आपको याद रखना है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलने वाली रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स या क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं क्या है। और ये बात स्पष्ट रूप से याद रखनी, इनकी दिशा हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। इनकी अगर हम दिशा की बात करें तो देखिए आप देख रहे हो, इनकी दिशा उत्तर से निकलती है और दक्षिण पर जाकर समाप्त हो जाती है। इन चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा होती है वो उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। तो अब आपको चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पता लगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या है। चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा को हमने चुंबकीय क्षेत्र और उसकी दिशा में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ रहे हैं क्षेत्र रेखाएं। क्षेत्र रेखाएं की अगर हम बात करें तो इनके तीन नाम है। क्षेत्र रेखाएं को आप कह सकते हो चुंबकीय, इनको फ्लक्स कह सकते हो, चुंबकीय बल रेखाएं को कह सकते हो। इनकी क्या परिभाषा है, आपको याद रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव से, किसको, उत्तरी ध्रुव निकलने वाली रेखाओं को क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और याद रहे कि इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं या फ्लक्स की जो दिशा होती है वो हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर होती है, और इनका मात्रक वेबर होता है। तो अब इनकी अगर हम मात्रक की बात करें तो इनका मात्रक क्या होता है, इनका मात्रक वेबर होता है। ये शब्द है वेबर शब्द, ठीक है, क्या नाम है इसका, वेबर होता है। इसका मात्रक जो यूनिट होती है, इसकी इकाई होती है, मात्रक जो होता है वो वेबर होता है। इनकी दिशा क्या होती है, उत्तर से दक्षिण की होती है। इनकी दिशा कैसे होती है, उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। अब ये चीज आपको समझने की है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी उन्हीं को कह रहे हैं, फ्लक्स भी उन्हीं को कह रहे हैं, चुंबकीय बल रेखाएं भी उन्हीं को हम लोग कह रहे हैं। हाँ, इन्हीं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, इन्हीं को चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। अब आपको समझ में है ना, एक बार दोबारा सुन लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलने वाली रेखाओं को क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। याद रहे कि इनकी दिशा हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर होती है, यानी उत्तर से प्रारंभ होकर के दक्षिण पर जाकर समाप्त हो जाती हैं, और इनका मात्रक वेबर। ठीक है,
अच्छा, एक अलग शब्द नोट बना के आपको लिखना है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव क्या होते हैं भाई? देखिए, हमने बात 8वीं क्लास में 9वीं क्लास में पढ़ी थी कि चुंबक के हमेशा दो ध्रुव होते हैं, ये उत्तरमुखी या उत्तरी ध्रुव या दक्षिणमुखी या दक्षिणी ध्रुव, ये क्या होते हैं? देखिए, इनके बारे में आप जानते हो कि जो चुंबक होते हैं, चुंबकों के हमेशा दो ध्रुव पाए जाते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। हमने ये बात देखी थी कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये बात हमने पढ़ी है, उसी को तो हम धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अब अगर वो चुंबकीय क्षेत्र उनके द्वारा उत्पन्न होने वाले, जब चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा प्रवाह के कारण उसके चारों ओर उत्पन्न होने वाले क्षेत्र की दिशा अगर उत्तर की तरफ है तो उस ध्रुव को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, उसकी दिशा अगर दक्षिण की तरफ है तो उसको दक्षिण ध्रुव कहते हैं। तो ये कोई बड़ा बिंदु नहीं है, मैं केवल इसलिए बता रहा था कि आपको पता रहे कि उत्तरमुखी या उत्तरी ध्रुव क्या होता है, दक्षिणमुखी या दक्षिण ध्रुव क्या होता है। ठीक है, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यदि क्षेत्र की दिशा उत्तर की तरफ है तो उत्तरी ध्रुव, दक्षिण की तरफ है दक्षिण ध्रुव। दस, तो ये बिंदु चारों क्लियर हो गए। चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के दोनों नियम, चुंबकीय क्षेत्र, फिर दोबारा हमने चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ा है, और क्षेत्र रेखाएं। क्षेत्र रेखाओं के बारे में आप भली भांति समझ गए होंगे कि अगर चुंबकीय क्षेत्र में किसी छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलने वाली रेखाओं को क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय फ्लक्स या बल रेखाएं कहा जाता है। इनकी दिशा हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर होती है और इनका मात्रक वेबर होता है। ठीक है, बस ठीक है। अगला बिंदु देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये बहुत अच्छा बिंदु है, मोस्ट भी है, आप इसको अच्छे से समझना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है देखिए इसके बारे में। विद्युत चुंबकीय प्रेरण ये अच्छा बिंदु है, मोस्ट है, तो इसको आप अच्छी तरह समझना सारे लड़के लड़कियां। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण एक घटना है जो फैराडे ने सर्वप्रथम इसके बारे में सबको बताया। क्या काम किया फैराडे ने? फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को समझाने के लिए एक प्रेरण कुंडली और एक छड़ चुंबक लिया। उन दोनों के बीच उसने सापेक्ष गति कराई। अभी सापेक्ष गति क्या होती है? देखिए, सापेक्ष गति का मतलब है कि एक चीज यानी प्रेरण कुंडली को स्थिर करके चुंबक से को गतिशील रखा जाए या चुंबक को स्थिर रख के प्रेरण कुंडली से गति कराया जाए, ऐसी गति हमेशा सापेक्ष गति कहलाती है। तो ठीक है, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या आपको सुनना है, इसके बारे में समझ लीजिए। देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को समझने के लिए फैराडे ने क्या काम किया? एक प्रेरण कुंडली, देखिए मैं इनको बना रहा हूं, आप ध्यान से समझना। ये चित्र ही ये अच्छा बिंदु है। ये मैं इसके अंदर लिख रहा हूं प्रेरण कुंडली। ठीक है, इस प्रेरण कुंडली में उसने एक गैल्वेनोमीटर जोड़ रखा है। जी, गैल्वेनोमीटर क्या होता है? ये विक्षेप को बतलाता है। धारा या चुंबकीय या धारा के मान में के कारण किसी प्रेरण कुंडली में जब कोई विक्षेप, आपने देखा होगा रेडियो ट्रांसटर जो काम करते हैं वो दो सुइयों को इस तरह से उनमें लगाते हैं, तब पकड़ लेते हैं कि कहाँ से कोई पॉइंट या टाँका हटा हुआ है। तो इस तरह का एक गैल्वेनोमीटर विक्षेप होता है जो धारा का और चुंबक के मान को बतलाता है। उसके समकक्ष उसने क्या काम किया? एक छड़ चुंबक रख लिया। ये इसका उत्तरी ध्रुव और ये इसका दक्षिण ध्रुव, इसको आप छड़ चुंबक कह सकते हो। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना। हम पढ़ रहे हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आपको याद रखना है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को समझने के लिए एक प्रेरण कुंडली और एक छड़ चुंबक लेते हैं। ठीक है, उन दोनों के बीच क्या कराते हैं? सापेक्ष गति कराते हैं। अब सापेक्ष गति का मतलब क्या है? देखिए, सापेक्ष गति का मतलब आप समझ जाओगे। मैं इसको तो स्थिर कर देता हूं। स्थिर का मतलब ये तो अपनी जगह एक जगह रखा हुआ है, और इस छड़ चुंबक को मैं गतिशील करता हूं। गतिशील का मतलब इसको कभी पास ले जाऊंगा, कभी इससे दूर ले जाऊंगा, इसको गतिशील रखता हूं। फिर दूसरी स्थिति में क्या काम करूंगा? इसको स्थिर कर दूंगा, इसको गतिशील कराऊंगा। तो ऐसी गति जो है ना, ऐसी गति सापेक्ष गति कहलाती है। तो आप समझ गए होंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को समझने के लिए फैराडे ने एक क्या काम किया?
एक प्रेरण कुंडली ली और एक छड़ चुंबक लिया, इन दोनों के बीच की सापेक्ष गति कराई तो निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुआ। अब ये जो निष्कर्ष है, जैसे हमने ओरेस्टेड के प्रयोग में पढ़े थे, ओरेस्टेड के प्रयोग में हमने देखा था कि जब हमने क्या काम किया था, एक चालक तार में कुछ अवयव उपकरण जोड़कर, बैटरी सेल कुंजी जोड़ करके उसके नीचे हमने एक चुंबकीय सुई रखी थी, तो देखा था कि जब उसमें धारा प्रवाहित करते थे तब वो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती थी, जब धारा के प्रवाह को हम बंद कर देते थे तो चुंबकीय सुई अपने आप विराम अवस्था में, साम्यावस्था में आ जाती थी। तो इस तरह से ही उससे उसने निष्कर्ष निकाले थे। सेम कंडीशन यहाँ पे यह है, आपको याद रखना है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को समझने के लिए एक प्रेरण कुंडली और छड़ चुंबक लेते हैं और उन दोनों के बीच सापेक्ष गति कराते हैं, तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं, उससे निम्न निष्कर्ष निकलते हैं, प्रेक्षण प्राप्त होते हैं। उन प्रेक्षणों को देखिए, ये बात समझिए, निष्कर्ष लिख लो, प्रेक्षण लिख लो, एक ही मतलब है दोनों का। क्या निष्कर्ष निकलते हैं, देखिए। पहली स्थिति, पहली स्टेप आपको नोटिस करनी है, जब प्रेरण कुंडली को स्थिर, प्रेरण कुंडली को तो एक जगह स्थिर कर दिया जाए, प्रेरण कुंडली को स्थिर कर छड़ चुंबक को गतिशील रखा जाता है, तब क्या होता है, तो देखते हैं क्या होता है। जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को, ये उत्तरी ध्रुव है, जब छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव को प्रेरण कुंडली के पास लाते हैं, अब देखिए ये बात समझ लीजिए, वही कंडीशन मैं आपको समझा रहा हूं। जब देखिए ध्यान से, पहली स्थिति में देखिए क्या होता है, जब प्रेरण कुंडली और छड़ चुंबक दोनों विराम अवस्था में होते हैं, साम्य अवस्था में होते हैं, यानी दोनों अपनी जगह स्थिर रखे हुए होते हैं, तब प्रेरण कुंडली में किसी प्रकार का कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। सीधा रख रहा हूं, जीरो पे। तब प्रेरण कुंडली में किसी प्रकार का कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता। पहली स्थिति क्या है, जब छड़ चुंबक ये और प्रेरण कुंडली दोनों साम्य अवस्था में होते हैं, स्थिर अवस्था में होते हैं, अपनी जगह स्थिर रखे हुए होते हैं, तब क्या होता है, प्रेरण कुंडली की जो गैल्वेनोमीटर की जो सुई है, इसमें किसी प्रकार का कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता, अर्थात ये जीरो पर। ठीक है भाई, पहला आंसर। दूसरा देखिए, जब प्रेरण कुंडली को स्थिर कर छड़ चुंबक से गति कराई जाती है और छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव को मैं प्रेरण कुंडली के पास लाता हूं, जब मैं छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव को प्रेरण कुंडली के पास लाता हूं तो गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। जब इसको उठा करके छड़ चुंबक को उसके पास लाता हूं, प्रेरण कुंडली के पास लाता हूं, तो हम देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है, दाईं तरफ, इस तरफ ये मुड़ जाता है। जब क्या हुआ, जब मैंने क्या काम किया, प्रेरण कुंडली को तो अपनी जगह स्थिर रखा है और छड़ चुंबक से मैं गतिशील, इसको मैं गति करा रहा हूं, इसको गतिशील रख रहा हूं। जब मैंने क्या काम किया कि इस छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव को मैं प्रेरण कुंडली के पास लाता हूं, तो हम देखते हैं कि इस प्रेरण कुंडली में लगा जो गैल्वेनोमीटर है, विक्षेप जो सुई है, वो दाईं तरफ विक्षेपित हो जाती है। जब मैं उत्तरी ध्रुव को प्रेरण कुंडली के पास लाया, यहां से ध्यान रखना है, जब मैं उत्तरी ध्रुव के, जब छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव को मैं प्रेरण कुंडली के पास लाता हूं, तो ये गैल्वेनोमीटर की सुई दाईं तरफ विक्षेपित हो जाती है। इसमें विक्षेप उत्पन्न हो कहां, दाईं तरफ। ठीक है, फिर मैंने क्या काम किया, इस उत्तरी ध्रुव को मैं, इस छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव को मैंने वहीं जाके रख दिया जहां पहले रखी। जब मैं एन को स्थिर कर देता हूं, स्थिर का मतलब जहां पहले छड़ चुंबक रखी हुई थी वहीं जाके रख दिया इसको मैंने, तो ये विक्षेप पुनः, यानी जो प्रेरण कुंडली की जो गैल्वेनोमीटर की सुई है, प्रेरण कुंडली में जो लगा विक्षेप है, ये अपनी विराम अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में, साम्य अवस्था में आ जाता है, शून्य पर आ जाता है। जब मैं एन को क्या कर देता हूं, स्थिर कर देता हूं, स्थिर का मतलब उसकी जगह, स्थिर का मतलब समझ रहे हो ना, जब एन को वहीं जगह पहुंचा देता हूं जहां पहले रखा हुआ था छड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव, तुम देखते हैं इसमें विक्षेप दोबारा शून्य पर आ जाता है। ठीक है, एन को अपनी जगह, समझ रहे हो, एन को जहां पहले रखा हुआ था उत्तरी ध्रुव को मैं वहीं लेकर रख देता हूं, ये विक्षेप शून्य हो जाता है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर मैंने क्या काम किया तीसरी स्टेप में, फिर ये ज्यादा लंबे हो जाएंगे अगर इस तरह करेंगे। मैंने क्या काम किया, इसके विपरीत में क्या काम किया, मैं इस छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव को इस प्रेरण कुंडली से दूर ले गया। क्या हुआ, तीसरी स्टेप में आपको बता रहा हूं, मैं प्रेरण कुंडली से छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव को उससे जहां पहले रखा उससे भी दूर ले गया, तो हम देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है, किधर, दाईं तरफ। जब मैं एन को
दूर ले जाता हूं तो विक्षेप किधर हो जाता है, बाईं तरफ। फिर मैंने क्या काम किया, इस क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव को वहीं ला के रख दिया जहां पहले रखा हुआ था। तो फिर देखते हैं कि विक्षेप फिर शून्य पर आ जाता है। ठीक है, ये तो उत्तरी ध्रुव से हो गया। फिर मैंने क्या काम किया, मैंने इनके ध्रुवों को चेंज कर लिया, क्षण चुंबक के ध्रुवों को मैंने बदल लिया। अब मैं दक्षिणी ध्रुव से इसके बारे में देखता हूं। जब मैंने चौथी स्टेज में क्या काम किया कि क्षण चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को मैं प्रेरण कुंडली के पास लाता हूं, जैसे एन को पास लाया था पहले, ऐसे ही क्षण चुंबक के दक्षिण ध्रुव को मैं इस प्रेरण कुंडली के पास लाता हूं। तो जब मैं इसको दक्षिण ध्रुव को इसके पास लाता हूं तो हम देखते हैं कि इस प्रेरण कुंडली में विक्षेप उत्पन्न होता है, किधर, दाईं तरफ, यानी उत्तर ध्रुव के विपरीत दिशा में आता है। जब मैं एस ध्रुव को पास लाता हूं तो विक्षेप किधर आ रहा है, बाईं तरफ। ये बात समझने की है ध्यान से। फिर मैंने क्या काम किया, दक्षिण ध्रुव को अपनी जगह वहीं रख दिया जहां पहले रखा होता, तो विक्षेप पुनः शून्य पर हो गया। इनको मैं लिख नहीं रहा हूं, समझ रहे हैं। फिर क्या काम किया मैंने, फिर मैं क्षण चुंबक के दक्षिण ध्रुव को प्रेरण कुंडली से दूर ले गया, जैसे उत्तरी ध्रुव को दूर ले गया था। तो देखते हैं कि इसमें विक्षेप दाईं तरफ उत्पन्न होता है। जब मैं एस को इससे कहां ले जा रहा हूं, प्रेरण कुंडली से दूर ले जा रहा हूं, तो इसमें विक्षेप विपरीत दिशा में दाईं तरफ उत्पन्न होता है। फिर मैंने दक्षिण ध्रुव को अपनी जगह जहां पहले रखी हुई थी वहीं रख दिया, तो देखा कि ये विक्षेप पुनः शून्य हो गया। ये जो शून्य है अपनी जगह इस तरह फिर शून्य पर हो जाते। कुछ बात समझ में आई? एक बार दोबारा सुनो। हम पढ़ रहे हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना। मैं आपको बता चुका हूं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को समझने के लिए हमने क्या काम किया है, एक प्रेरण कुंडली ली है और एक क्षण चुंबक लिया है। इन दोनों के बीच हमने सापेक्ष गति कराई है। जब हम इन दोनों के बीच सापेक्ष गति कराते हैं तो हम देखते हैं कि निम्न निष्कर्ष निकलते हैं। वो निष्कर्ष क्या है, पहला निष्कर्ष क्या था, पहला निष्कर्ष ये है कि जब प्रेरण कुंडली और क्षण चुंबक दोनों विराम अवस्था में होते हैं, साम्यावस्था में होते हैं, स्थिर अवस्था में होते हैं, तो हम देखते हैं कि प्रेरण कुंडली में लगी गैल्वेनोमीटर की सुई, यानी प्रेरण कुंडली में जो लगा विक्षेप मापी है, इसमें कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता, अर्थात ये अपनी शून्य की स्थिति में रहता। फिर मैंने क्या काम किया, मैंने फिर एक काम किया दूसरे स्टेज में कि इस प्रेरण कुंडली को तो स्थिर कर दिया और क्षण चुंबक को मैं गतिशील कर रहा हूं। गतिशील का मतलब मैं इसके उत्तरी ध्रुव को इस प्रेरण कुंडली के पास लाता हूं। जब मैं इस उत्तरी ध्रुव को यानी क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव को इस प्रेरण कुंडली के पास लाता हूं तो हम देखते हैं कि इसमें विक्षेप किधर की तरफ उत्पन्न हो रहा था, दाईं तरफ विक्षेप उत्पन्न हो रहा था। जब उत्तरी ध्रुव पास आ रहा था तो ये भी पास जा रही थी। फिर मैंने इसको अपनी जगह स्थिर कर दिया तो विक्षेप शून्य हो गया था। फिर मैं क्या काम किया, अगली स्थिति में क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव को इससे दूर ले गया तो विक्षेप कहां आया था, बाईं तरफ आया था। इसने अपना मुंह फेर लिया था कि तू भी दूर जा रहा है, मैं भी दूर जा रही हूं, समझ रहे हो। फिर मैंने क्या काम किया, उसको स्थिर कर दिया तो फिर विक्षेप शून्य हो गया था। इसके विपरीत फिर मैंने इन ध्रुवों को चेंज कर लिया, ध्रुवों को चेंज किया, यानी जब मैं इस क्षण चुंबक के दक्षिण ध्रुव को इस प्रेरण कुंडली के पास लाया था तो देखा कि इसमें विक्षेप किधर की तरफ हो रहा था, बाईं तरफ। पहले क्या उल्टा, बस देखिए, जब एन को पास लाया तो दाईं तरफ था ना, एस को पास ला रहा हूं तो बाईं तरफ है, उसका उल्टा है कि नहीं, विपरीत है। तो जब क्षण चुंबक के दक्षिण ध्रुव को मैं प्रेरण कुंडली के पास लाता हूं तो इसमें विक्षेप उत्पन्न होता है, किधर, दाईं तरफ। फिर इसको अपनी जगह स्थिर कर दिया तो शून्य हो गया। फिर मैं दक्षिण ध्रुव को से दूर ले गया, प्रेरण कुंडली से दूर ले गया तो देखा कि विक्षेप उत्पन्न होता है, लेकिन किधर, पास लाने पर बाईं तरफ। यानी एन के जो विक्षेप आए हैं पास लाने पर तो दाईं तरफ था, दूर ले जाने पर बाईं तरफ था। इसमें पास लाने पर दाईं तरफ और दूर ले जाने पर बाईं, समझ रहे हो। तो एस के संग क्या हो रहा है, जब मैं एस को पास लाया, दक्षिण ध्रुव को पास लाया तो क्या हुआ, बाईं तरफ विक्षेप उत्पन्न हुआ था। यानी जब ये पास आ रही थी तो अपना मुंह फेर रही थी, जब इसको दूर ले जाता हूं तो इसका मन करता है यानी इधर की तरफ मुंह कर लेते, बुलाते कि आ जा। अब मैंने इससे गति हो गई, ठीक है। अब मैं इसके विपरीत उल्टा काम कर रहा हूं। उल्टा का मतलब क्या है कि मैंने स्थिर किया था, इसको गतिशील किया था। अब मैं क्या काम कर रहा हूं, इस प्रेरण कुंडली को, सॉरी क्षण चुंबक को तो अपनी जगह स्थिर कर देता हूं। अब मैं इस प्रेरण कुंडली से गति कराता हूं, इसको गतिशील रखता हूं। तो देखिए वही ध्रुवों को दोबारा वही कर देते हैं जो ऑलरेडी पहले थे। जब प्रेरण कुंडली को क्षण चुंबक के
उत्तरी ध्रुव के पास ले जाते हैं तो इसमें विक्षेप कहाँ उत्पन्न होता है, दाएं तरफ, जो पहले आया था एन को पास लाने का। फिर मैंने उसको स्थिर कर दिया तो शून्य हो गया। फिर इस उत्तरी ध्रुव से इस प्रेरण कुंडली को दूर ले जा रहा हूं, क्योंकि अब ये गतिशील है, ये स्थिर है, अब ये तो एक जगह रखा हुआ है, इस पे गति करा रहा हूं मैं प्रेरण कुंडली से। जब मैं प्रेरण कुंडली के पास ले गया था, यानी प्रेरण कुंडली को उत्तरी ध्रुव के पास ले गया था, तो जो पहले विक्षेप आया था दाईं तरफ हुई है, इसको स्थिर किया था तो फिर शून्य हो गया था। फिर मैंने क्या काम किया, इस उत्तरी ध्रुव से इस प्रेरण कुंडली को मैं दूर ले जा रहा हूं, इधर की तरफ ले जा रहा हूं, तो देखते हैं बाईं तरफ विक्षेप उत्पन्न होता है। फिर मैंने इसके विपरीत उल्टा काम किया। क्या काम किया, मैंने काम किया इसके ध्रुवों को बदल लिया, जैसे पहले बदले थे, ये दक्षिण ध्रुव ये उत्तरी ध्रुव। जब मैं प्रेरण कुंडली को क्षण चुंबक के दक्षिण ध्रुव के पास ले जाता हूं तो इसमें बाईं तरफ विक्षेप उत्पन्न होता है, जो पहले आया था एस को पास लाने का एस। फिर मैंने इसके क्या काम किया, इस दक्षिणी वो स्थिर करूंगा तो जीरो आएगा, उसको तो बताने की जरूरत रही नहीं है। फिर मैं क्या काम किया, मैं इस प्रेरण कुंडली को दक्षिण ध्रुव से दूर ले गया तो देखा कि दाईं तरफ विक्षेप उत्पन्न हो रहा है, जो पहले आया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब प्रेरण कुंडली और क्षण चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है, देखिए अब वही परिणाम आए हैं। जब मैंने इससे गति कराई फिर इसको स्थिर किया था, एस के दोनों वही परिणाम थे, एन के दोनों वही परिणाम थे। जब इसको मैंने और जब इस तरह से प्रेरण कुंडली को पास ले गया, प्रेरण कुंडली से मैं गति करा रहा हूं इसको स्थिर करके, तब एन एस के भी वही दोनों परिणाम आ रहे हैं, जो पहले इसको गतिशील करके इसको स्थिर करके आए थे। समझ रहे बात को? तो आप इससे गति कराओ, इसको स्थिर रखो, इसको स्थिर रखो, इससे गति कराओ, तो उत्तरी ध्रुव को पास लाने पर, दूर ले जाने पर, दक्षिण ध्रुव को पास लाने पर, दूर ले जाने पर सेम वही परिणाम प्राप्त होता है। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि जब प्रेरण कुंडली और क्षण चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है तो इस प्रेरण कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होते हैं। अब तुम्हें दिमाग लगाने की आवश्यकता इसमें यह है कि यार ये हो क्या रहा था, प्रेरण कुंडली का और क्षण चुंबक का क्या लेना देना था, इसमें कोई करंट भी उत्पन्न नहीं हुआ था। जब हम इससे गति कराते, इसको पास लाते हैं, चाहे वो दक्षिणी ध्रुव हो चाहे उत्तरी ध्रुव हो, पास लाते हैं तब भी इसमें मूवमेंट होता है, ये दाईं या बाईं तरफ हलचल करती है। जब इसको दूर ले जाते हैं जब भी हलचल करती है, फिर दक्षिण ध्रुव को पास लाते हैं तब भी हलचल करती है, जब दक्षिण ध्रुव को दूर ले जाते हैं तब भी हलचल करती है। तो तुमने दिमाग नहीं लगाया कि ये आखिरकार चुंबक का इसका क्या संबंध है कि इसको उत्तरी ध्रुव को पास लाता हूँ दूर ले जाता हूँ तो इसमें हलचल होती है, दक्षिण ध्रुव को पास लाता हूँ दूर ले जाता हूँ तब इसमें हलचल होती है। अर्थात इसमें लगी जो सुई है ये बार बार विक्षेपित क्यों हो रही है, इसका क्या कारण है? आपको याद रखना है कि जब प्रेरण कुंडली और क्षण चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है, सापेक्ष गति का मतलब समझ गया ना, इसको स्थिर किया इससे गति करा, इसको स्थिर किया इससे गति करा, ठीक है। तो क्या होता है, ये विक्षेप, ये सुई में बार बार विक्षेप क्यों उत्पन्न हो रहा था, आपको याद रखना है कि जब प्रेरण कुंडली और क्षण चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है तो सापेक्ष गति के कारण इस प्रेरण कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अब इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो कैसे गया, क्यों हो रहा था इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न? तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब प्रेरण कुंडली और क्षण चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है तो इस प्रेरण कुंडली में करंट उत्पन्न होता है, करंट से विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ये विद्युत वाहक बल उत्पन्न क्यों हो रहा है? क्योंकि जब इसको हम पास लाते हैं दूर ले जाते हैं इससे कुछ बल रेखाएं निकलती हैं, किससे? क्षण चुंबक से कुछ बल रेखाएं निकलती हैं जिनके मान में लगातार परिवर्तन होता है, जिनके मान में लगातार परिवर्तन होता है। परिवर्तन का मतलब जब इससे पास लाते हैं तो इनकी संख्या अधिक हो जाती है, समझ रहे हो? जब इसको दूर ले जाते हैं संख्या 2 या 1 रह जाती है, जब दक्षिण ध्रुव को पास लाते हैं तो इनकी संख्या बढ़ जाती है, और जब इस दक्षिण ध्रुव को दूर ले जाते हैं तो इनकी संख्या घट जाती है। यानी इसको पास लाने से और दूर ले जाने से इन चुंबकीय बल रेखाओं के मान में लगातार परिवर्तन होता है। इस लगातार परिवर्तन के कारण प्रेरण कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरण कुंडली में धारा बहती है, इस धारा को प्रेरित धारा कहा जाता है। कुछ बात समझ में आई? तो अब इसमें जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न क्यों हो रहा था, क्योंकि जब क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव को, उत्तरी ध्रुव को पास ला रहे थे दूर ले जा रहे थे, दक्षिण ध्रुव को पास ला रहे थे दूर ले जा रहे थे, तो क्या होता है, जब मैं उत्तरी ध्रुव को पास लाता हूं तो इनकी संख्या अधिक हो जाती थी, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, बल रेखाओं की संख्या अधिक होगी तो इसमें अधिक विद्युत वाहक बल का मान बढ़ेगा। जब इसको दूर ले जाता था उत्तरी ध्रुव को तो बल रेखाओं की संख्या कम हो जाती थी, कम हो जाने से फिर क्या होता था, इसमें विद्युत वाहक बल का मान भी कम होगा। दक्षिण ध्रुव को पास लाता था तो संख्या अधिक,
दूर ले जाता था। तो क्या होता है, जब इन दोनों के बीच सापेक्ष गति होती है तो छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव से या दक्षिण ध्रुव से यानी छड़ चुंबक से कुछ बल रेखाएं निकलती हैं। इन बल रेखाओं के मान में लगातार परिवर्तन होता है। इन लगातार परिवर्तन के कारण प्रेरण कुंडली में विद्युत धारा बहती है। इस धारा को प्रेरित धारा कहा जाता है और संपूर्ण घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। इस घटना को, संपूर्ण घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। ठीक है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मैं एक बार आपको और बता देता हूँ। आपको याद रखना है, हम पढ़ रहे हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना। याद रखना है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को समझने के लिए प्रेरण कुंडली और छड़ चुंबक लेते हैं, इन दोनों के बीच सापेक्ष गति कराते हैं और इनसे निम्न निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। इन निष्कर्षों के आधार पर हम अंदाजा लगाते हैं कि जब छड़ चुंबक और प्रेरण कुंडली इन दोनों के बीच सापेक्ष गति होती है तो प्रेरण कुंडली में चुंबक के कारण विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है। ये विद्युत भाग बल उत्पन्न क्यों हुआ था? क्योंकि प्रेरण कुंडली छड़ चुंबक से कुछ बल रेखाएं निकलती थी। इन बल रेखाओं के मान में लगातार परिवर्तन के कारण ऐसा हो रहा था। ठीक है, यानी प्रेरण कुंडली में धारा बह रही थी। इस धारा को प्रेरित धारा कहते हैं और इस घटना को, इस संपूर्ण घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो नेक्स्ट वीडियो में। ओके।